हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर ऑफ हीट। तो आज हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हीट को। तो यहाँ पर हीट एक क्वांटिटी के टर्म्स में मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मेरा हीट का मतलब है कि ये फिजिक्स का एक सेक्शन है, ठीक है। जैसे आप 11 से पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स में बहुत सारा सेगमेंट पढ़ा आपने, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है। फिर आप क्लास 12 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं एक थर्मल फिजिक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर हीट कह रहे हैं, इस थर्मल फिजिक्स को ही, ठीक है। तो हीट एक फिजिक्स का एक ब्रांच टाइप से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस हीट में हमें पढ़ना है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर है थर्मोडायनेमिक्स, फिर थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन और रेडिएशन। यानी पूरा हीट को मैंने इस 5 टुकड़े में बांट रखा है। ये पूरा हम पढ़ते हैं तो हीट हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हीट के कुछ बेसिक टर्म्स होंगे जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिकली आज हम लोग कुछ डिफिनेशंस पे बात करेंगे जो नए डिफिनेशंस होंगे। ऑलराइट, तो अब हीट चैप्टर ना फील थोड़ा मुश्किल है। फील व्हाट आई मीन टू से कि आप जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपको मैकेनिक्स में चीज़ें दिखती है, आपको मोशन दिखता है, आपको प्रोजेक्टाइल दिखता है, आपको फील होता है कोई बॉडी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, ये सारा आपको फील होता है कैसा होगा, ठीक है। लेकिन हीट ये चैप्टर जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। मैकेनिक्स जैसा फील होना, फील तो होगा ही बट मैकेनिक्स जैसा फील होना मुश्किल है। अब पूरी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम लोग को बात कर लेना चाहिए थोड़ा सा हीट और टेम्परेचर पे। तो हीट और टेम्परेचर जो है ना ये थोड़ा अजीब क्वांटिटी है, इसको समझना भी थोड़ा सा अजीब है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ पाए। तो उतना लोड नहीं लेना है हीट और टेम्परेचर को, स्पेसिफिकली हीट और टेम्परेचर को टर्म को लेकर के कि इसका क्या मतलब है सर, ठीक है। हालांकि उतना तो आपको बता ही दिया जाएगा जितना आपके सिलेबस में है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो अच्छा, वन मोर थिंग, इस चैप्टर में फार्मूलाज बहुत है तो आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे तो पॉइंट नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। तो और इसको समझने के लिए ना कुछ बेसिक चैप्टर्स आपको आना चाहिए। जैसे बेसिक मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम पूरा उसमें डिटेल से आना चाहिए, आपको एच.सी. वर्मा सोल्व किया हुआ होना चाहिए या फिर कोई शीट सॉल्व किया हुआ होना चाहिए, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्क पावर एनर्जी की। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एनएलएम का, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, मतलब एफ बराबर ma वगैरह वगैरह, ठीक है। इक्वेशंस बनाने, फोर्सेस दिखाने, बस उससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा आपको चूँकि थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वगैरह आएगा तो आपको कैलकुलस का सिंगल और डबल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए और थोड़ा ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए, हीट और टेम्परेचर पे। तो हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हम एक बार फिर से बोल दें कि इस पर चर्चा करने से पहले कि थोड़ा समझना है इसको मुश्किल है, ठीक है। जो फील हो रहा है हमें वो हीट है या टेम्परेचर है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग अभी डिफिनेशन हम लोग दे रहे हैं लेकिन वैसा एक जेन्युइन फीलिंग की ऐसा होता है ये मतलब हम लोग को फील नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, पहले बात समझते हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर के कारण हमारे पास दो एनर्जी होते हैं, ठीक है। एक तो हीट हो गया जो आप समझ रहे हैं टेम्परेचर के कारण, और एक दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एक टेम्परेचर के कारण दो तरह का एनर्जी होता है, एक हीट और एक इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की चर्चा थोड़ी देर बाद होगी, परेशान नहीं होना। अभी हम लोग बात करते हैं हीट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कहानी अगर सुनना चाहेंगे आप तो 10-20 सेकंड का। पहले जो लोग थे वो हीट को अलग मानते थे और एनर्जी को अलग मानते थे, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट को जूल दिया गया लेकिन हीट की यूनिट को कैलोरी बनाया, हीट के यूनिट को कैलोरी बोला गया, ठीक है। लेकिन बाद में आके समझ आया कि हीट को हम एनर्जी में, किसी भी एनर्जी में, और उस एनर्जी को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो फिर हम लोगों ने हीट को भी एक यूनिट दे दिया, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है। और जूल और कैलोरी को इक्विवेलेंट बना दिया गया। एक कैलोरी इक्वल्स टू, कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर है। और ये आपको ध्यान रखना है कि हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो हम लोग का बेसिकली बात होगा जूल में, लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स कैलोरी में दिया रहेगा तो परेशान नहीं होना है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जूल को कैलोरी में, ठीक है। तो अब बात कर लें थोड़ा सा डिफिनेशन पे कि आखिर है क्या, जो क्लासिकल डिफिनेशन है अपना हमारे क्लासेस में समझने के लिए। तो देखिए,
आप समझते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि ये हायर लेवल है, एक लोअर लेवल है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये एक टंकी है, इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ये एक दूसरा टंकी है जिसमें कम पानी भरा हुआ है, तो पानी इससे इसमें फ़्लो करेगा हायर लेवल से लोअर लेवल तक। इस रेफरेंस को अपना याद रखिए। ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा, ठीक है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे तो। ऑलराइट, तो उसी तरीके से जब हायर टेम्परेचर हो, ठीक है ना, ये बस एक एनालॉजी है, इसको रियल में मत समझ लेना कि टेम्परेचर इतना ऊँचा है, ठीक है। तो ये हायर टेम्परेचर है, ठीक है, कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर हायर है, इस टेम्परेचर को मैंने इस लाइन से दिखाया, और कोई दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर मान लो कम है। तो इन दोनों के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, कोई भी दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो एनर्जी इन फ्लो, ठीक है ना, वो एनर्जी इन फ्लो ही क्या कहलाता है, हीट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक डेफिनेशन। थोड़ा और बात अगर कर सकते हैं तो माइक्रोस्कोपली अगर बात करें, मतलब एकदम छोटा सब एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें, तो हीट जो है वो रिलेटेड है, हीट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन द ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में उसके ट्रांसलेशनल मोशन, उसके वाइब्रेशनल मोशन और उसके रोटेशनल मोशन के चेंज से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि जो एटम्स होता है उसके पास जो एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है, वो वाइब्रेशनल मोशन करता है, रोटेशनल मोशन भी करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अगर आप नहीं जान रहे तो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, ठीक है। तो हीट के बारे में हमको समझ में आया कि हीट क्या है, एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या है, अच्छा, टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है किसी बॉडी का, ठीक है। और इसका यूनिट जो है हम लोग हमेशा केल्विन में लेंगे, ये बात अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अदर यूनिट सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग हमेशा केल्विन में बात करेंगे, तो ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में हमेशा बात होगा। फिर अगर टेम्परेचर पे थोड़ा बोलें तो वही बात हो गई, समझने के लिए तुम कह लेते हैं कि कोई बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस से ही हम उसको टेम्परेचर डिफाइन करते हैं उसका। लेकिन थोड़ा अगर आप इस पे भी सोचें तो आपको पता चलेगा कि सोचिए आप अपनी उंगली को डुबा रहे हैं कोई गर्म पानी में या कॉफ़ी में, ठीक है, एक नॉर्मल वेदर है, ठीक है, गर्म पानी या कॉफ़ी में आप डुबा रहे हैं और आप उससे हाथ डुबा के जब आपको गर्म लगा तो आप निकाल कर कुछ नहीं, सिंपली मान लीजिए एक वॉल है, उस वॉल को आप छूते हैं तो आपको वो वॉल ठंडा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक पानी है जो बहुत ठंडा है, ठीक है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर, लेट से 1 डिग्री टेम्परेचर है, आप उस पानी को छूते हैं और उससे हाथ निकाले और फिर दीवार को छुए तो रिलेटिवली वो गर्म लगेगा। तो वही दीवार पहले ठंडा लग रहा था और वही दीवार अब गर्म लग रहा है, तो फिर इसका टेम्परेचर तो नहीं, वो गर्म तो नहीं हो गया, वो ठंडा तो नहीं हो गया। तो इसको थोड़ा डिफाइन करना ना थोड़ा अजीब है, ठीक है। समझने के लिए हमने कह दिया टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट केल्विन है और अदर यूनिट्स इसका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है, जो यूज़ होगा, ठीक है। तो थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है, ये थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो समझते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब जब कोई भी दो सिस्टम है आपके पास और वो हीट ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो थर्मल कॉन्टैक्ट में, कोई भी दो सिस्टम है, कोई भी दो बॉडी है, जैसे मान लीजिए इधर इस तरफ कोई एक सिस्टम है, इस तरफ कोई एक सिस्टम है और ये दोनों मान लीजिए आपस में हीट एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में, ठीक है। मतलब थर्मल कांटेक्ट का मतलब फिजिकली कांटेक्ट में होना नहीं, अगर वो हीट एक्सचेंज कर रहा है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं थर्मल कांटेक्ट, वो थर्मल कांटेक्ट में है, ऑलराइट। और जो कांटेक्ट होता है, अगर मान लीजिए कांटेक्ट में है तो हम कहते हैं कि ये जो है उसका कांटेक्ट जो है बेसिकली कहलाता है थर्मल डायथर्मल वॉल, ठीक है, डायथर्मिक वॉल, ठीक है। इसको कंडक्टिंग भी कह सकते हैं, डायथर्मिक भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग वॉल कह लीजिए, डायथर्मिक वॉल कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म और है ये एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक मतलब क्या है आपको थर्मोडायनामिक्स में और अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी आप एक बात याद रख लें। एडियाबैटिक वॉल का मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडी के बीच में या दो सिस्टम के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, इसका मतलब पहले सिस्टम का हीट और दूसरे सिस्टम का हीट एकदम एक्सचेंज नहीं होगा, यानी इसका हीट उधर नहीं जा सकता, उसका हीट इधर नहीं आ सकता, ठीक है। ये एकदम इंसुलेटेड वॉल की तरह ट्रीट करेगा, ये हीट को एक्सचेंज होने ही नहीं देगा। यानी हीट अगर मान लीजिए आप क्यू से डिनोट कर रहे हैं तो हीट में चेंज जो किसी भी सिस्टम में होगा या किसी भी बॉडी में होगा वो बेसिकली जीरो होगा एडियाबैटिक वॉल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो टर्म के बारे में समझ रहे हैं, एक डायथर्मिक वॉल जिसको आप कंडक्टिंग वॉल कह सकते हैं, ठीक है, और एक एडियाबैटिक वॉल जिसको आप इंसुलेटिंग वॉल कह सकते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल एकदम
हीट के क्वांटिटी को चेंज होने नहीं देगा, हीट एक्सचेंज होने नहीं देगा, इतना समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि नो हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन देम, ऑलराइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ईजी होना चाहिए समझना, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ के आए हुए हैं अभी। तो इक्विलिब्रियम क्या है? जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, ऑलराइट। तो जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो किसी पार्टिकल, अगर हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है तो वो कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये ध्यान रखना है सिंपली, ठीक है। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपली थर्मल मतलब कुछ हीट से रिलेटेड है, ठीक है ना, कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए ध्यान से, कह रहे हैं अगर दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम का ना टेम्परेचर सेम है, अगर दो सिस्टम है और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हम कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेट्स से कि ये T है और ये भी T है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब हीट का कोई ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हीट एनर्जी फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट कहाँ से फ्लो करेगा? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस कंडीशन नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ऑलराइट। अब इस थर्मल डिफिनेशन की बात को थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर में आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि सर क्यों शुरू से ही कह रहे थे कि ये टेम्परेचर अजीब क्वांटिटी है। देखिए, अब टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या है? कह रहे हैं कि अगर दो सिस्टम है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उम्मीद करते हैं पहले आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा कि अगर दो बॉडी है या दो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर बराबर है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर एक दूसरे के साथ, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर आर सेड टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है दो सिस्टम एक दूसरे के साथ, तो जो प्रॉपर्टी इन दोनों का सेम होगा वो प्रॉपर्टी को टेम्परेचर बोला गया है। अब देखिए, मेरा कहना जायज़ था कि नहीं? आपने टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए किसका हेल्प लिया? थर्मल इक्विलिब्रियम का। और आपने थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए किसका हेल्प लिया? टेम्परेचर का। तो बात वही हो जाती है, एक को डिफाइन करने के लिए दूसरे का हेल्प, दूसरे का डिफाइन करने के लिए तीसरे का हेल्प। तो वही बात हो गई, ए का घर कहाँ है? तो बी के सामने। बी का घर कहाँ है? तो ए के सामने। तो किसका घर कहाँ है नहीं पता। जेनुइनली यही बात है, ठीक है। बट अपने आप को बेसिक डिफिनेशन आए उसका सेटिस्फेक्शन देने के लिए कुछ कुछ बात बना दिया गया है, आप इसे समझ लें, ठीक है। तो दो सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ऊपर का बात आपको समझ में आया कि थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको है, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो तो ऑब्वियस सा बात है, अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो प्रॉपर्टी उन दोनों का सेम होगा उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात और है, अगर दो बॉडी को छोड़ो, ठीक है, अब तो टेम्परेचर समझ में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, अब एक बॉडी के बारे में बात करते हैं। अगर एक सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इंटरनली, अंदर में, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम है ये वाला, ठीक है, और ये इंटरनली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इंटरनली थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर इसके अंदर मान लीजिए कि 10, 20, 50 पार्टिकल है तो 50 पार्टिकल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एकदम बराबर होना चाहिए, ताकि उन 50 पार्टिकल में एक दूसरे से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक सिस्टम अगर इंटरनली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर एक पॉइंट का टेम्परेचर, उस सिस्टम के अंदर का हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। और जब ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि ऐसे कंडीशन में इस बॉडी का कोई टेम्परेचर है। कब? जब वो इंटरनली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तब हम कह सकते हैं कि उसका कोई टेम्परेचर है। वैसे मैंने शुरू में ही कहा है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊं और आपको समझ में ना आए तो उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि चैप्टर समझ में आएगा, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा, वो एकदम गारंटी से बात है। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाए कि टेम्परेचर क्या है, कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑलराइट, अब हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ गए, हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए, हम लोग टेम्परेचर का डेफिनेशन भी समझ गए। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल बात है, हम लोग सिर्फ डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, अगर केमिकल कंपोजिशन जो है ना
वो सेम रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई रिएक्शन, अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, जो है पहले वही है बाद में भी, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर मान लीजिए रिएक्शन होता भी है, ठीक है ना, तो जितना जो भी अमाउंट था हर एक एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, उतना ही अमाउंट अगर पहले भी है, रिएक्शन के पहले भी रिएक्शन के बाद भी, तो हम कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है सिंपली, ठीक है। इसमें उतना ज़्यादा बात नहीं करना है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था कि अगर दो बॉडी है, ठीक है ना, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये एक दूसरे में हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं तभी करेगा ना जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है, प्लीज़ ध्यान से समझना है इस बात को। अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, और साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो किस में है, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। और जब ऐसा कोई सिस्टम होगा जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, ठीक है ना, और वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो ऐसे सिस्टम का कुछ एक वेल डिफाइंड वैल्यू होगा प्रेशर का और टेम्परेचर का, ठीक है। खैर, यहाँ तक की अगर बात समझ में आपको आ गई है, तो हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिकली इसको कहा जाता है कि टेम्परेचर के बारे में एक आइडिया देता है, तो बस ये आइडिया ही देता है और कुछ खास इसमें है नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है ना कि अगर ए और सी दो बॉडी है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया ए और सी, तो कोई ना इस तरीके का डायग्राम बनाता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ए है, ये सी है, ये बी है, पैसा मान लीजिए, या ए बी सी कुछ भी। कह रहा है अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, जैसे ये ए है और ये सी है, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट उधर नहीं जाएगा, वहाँ से हीट इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा। यानी अगर टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी बराबर है, तभी ए और सी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कह रहा है अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, यानी अगर ये ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी हम पूरा लाइन पढ़े नहीं, तो ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर बराबर है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल लगा हुआ है, समझने के लिए हम बोल दे रहे हैं, और ताकि आपको टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाए। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या था, मतलब यहाँ से यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ एडियाबैटिक वॉल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ डायथर्मल लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ। डायथर्मल मतलब कौन सा था, कंडक्टिंग, मतलब इससे इसमें, इससे इसमें जा सकता है। तो कह रहा है अगर ए और बी, ए बी के साथ भी और ए बी के साथ भी और बी सी के साथ भी, ठीक है ना, बी दोनों के साथ, ए के साथ और सी के साथ, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ए का भी सी के बराबर होगा। यही बात बोला गया सिंपली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो इससे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा, ठीक है ना। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर लेंगे, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हमने यूज़ किया, लेकिन कोई न्यूमेरिकल स्पेसिफिक इससे नहीं निकल रहा है। ये कह रहा है अगर ए और सी मान लीजिए वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी दोनों बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए और सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कि नहीं, जो कि बात यहाँ पर मैंने दिखाया है, ए और सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन अगर बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा, पहले आपको समझना पड़ेगा सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ऐसे समझते हैं कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, हम उसको सिस्टम बोलते हैं। और उसके अलावे जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके अलावे बाकी जो भी बच गया वो सब हमारे लिए सराउंडिंग हो गया, सिंपल, ठीक है ना। तो खैर आते हैं वापस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे। तो अब देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से बात को समझना है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। देखिए,
अभी हम लोग बात करते टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, हीट वगैरह। तो हम ये सारी बातें जो है ना एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे डील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में वैलिड है। मतलब ये मैक्रो मतलब बड़ा, ऑफ कोर्स, तो बड़ा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए हैं सब एटॉमिक लेवल पे आप वहाँ पे कह रहे हैं कि बताओ इस वाले ना सिंगल एटम का टेम्परेचर कितना है, तो ये कोई डिफाइनेबल बात नहीं है, ठीक है ना। यानी अगर हमको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को समझना है, स्टडी करना है, तो हमको जो थर्मोडायनामिक सिस्टम चाहिए वो भी मैक्रोस्कोपिक चाहिए। अगर सिस्टम एक सिंगल एटम लेकर के आ गया, सिंगल पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल्स, तो हम देखेंगे कि उस जो प्रॉपर्टीज़ है जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में वैलिड है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता एक सिंगल एटम के लिए या ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए, 2-4 एटम के लिए कोई मीनिंग नहीं रह जाता टेम्परेचर का। ऑलराइट, ओके। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम, उम्मीद करते हैं हम समझते हैं सिंपली कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा वो हमेशा मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट समझना है इन सारी बातों को। अब बात है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम सिंपली ऐसा सिस्टम जो मास एनर्जी मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कुछ भी दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज नहीं करता है। एक ऐसा सिस्टम जो अपना मास, एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से यूनिवर्स में एक्सचेंज नहीं करेगा। यूनिवर्स मतलब ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड टर्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको अभी सिस्टम का डेफिनेशन बताया था कि इंटायर यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है, बाकी सब हमारे लिए सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो बस इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स लगाया गया डेफिनेशन के लिए, एग्जेजरेटेड टर्म है। एनीवे, आइसोलेटेड सिस्टम अपने को समझ में आता है ऐसा सिस्टम जो मास, एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। और क्लोज सिस्टम क्या है, ध्यान रखना है, बस डिफिनेशन है, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो मास एक्सचेंज नहीं कर सकता लेकिन एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो मास एक्सचेंज नहीं कर सकता लेकिन बाकी सब कुछ यानी एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, वो कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम, ओके। और ओपन सिस्टम क्या है, सिंपली ओपन सिस्टम मतलब कॉमन सेंस, जो मास, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सराउंडिंग के साथ सारा कुछ एक्सचेंज कर सकता है ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जो भी हम लोग जस्ट पढ़े थे। और क्विक रिवीजन में ये है कि हमने पढ़ा कि जो हीट है, हमने पढ़ा हीट और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। हीट क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। टेम्परेचर क्या है, हमने समझने के लिए बोला दो तरीके से इसकी बात किया हमने इस पर कि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है, जो रियलिटी में जिसका कोई खास मीनिंग नहीं है। तो हमने टेम्परेचर में बोला कि टेम्परेचर ऐसा है भाई कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो इन दोनों बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी सेम है, जो सेम प्रॉपर्टी है इन दोनों बॉडी के पास थर्मल इक्विलिब्रियम होने पर, उस प्रॉपर्टी को ही हमने नाम दिया कि टेम्परेचर है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जाने कि थर्मल कांटेक्ट क्या है, मतलब डायथर्मल कांटेक्ट क्या है। तो डायथर्मल कांटेक्ट मैंने बताया कि सिंपली तुम कह सकते हो कि वो कंडक्टिंग है, ठीक है ना। कंडक्टिंग वॉल को हम डायथर्मिक वॉल कहते हैं। अगर दो सिस्टम है या दो बॉडी है, ये थर्मल कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर थर्मल कांटेक्ट में है मतलब हीट का ट्रांसफ़र होगा, अगर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो वो कांटेक्ट कैसा कहलाएगा, एक डायथर्मिक कांटेक्ट कहलाएगा या फिर कंडक्टिंग कहलाएगा, ऑफ कोर्स। और एक होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को समझने के लिए मन में याद रखो कि इंसुलेटिंग टाइप से, ठीक है ना। एडियाबैटिक टर्म मतलब कि अगर एडियाबैटिक कहीं आ गया तो ऐसा समझो कि हीट है, जो हीट है वो हीट क्वांटिटी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब अब फंस के रह गया है, एडियाबैटिक का मतलब ये हो गया, हीट अब एक्सचेंज नहीं हो सकता वहाँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक सिस्टम है, मान लो ए और ये बी, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं इसके बीच में जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है, इसका मतलब ये है कि इसका हीट और इसका हीट ये इधर नहीं जा सकता और इसका हीट इधर नहीं जा सकता। और हम लोगों ने बात करा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो नेट फोर्स बराबर जीरो था, जिसमें हर एक पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या था, जीरो था। फिर हमने बात किया थर्मल इक्विलिब्रियम, जो ऑफकोर्स समझ में आता है अपने को कि अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया कि कोई भी मान लीजिए कि रिएक्शन जैसा है, मान लीजिए इक्वेशन है आपके लिखा हुआ, तो उसमें जो ये है रिएक्शन के, अगर रिएक्शन होता भी है, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अगर रिएक्शन होता भी है तो जो पहले जितना वो
मास या क्वांटिटी प्रेजेंट था उतना ही प्रेजेंट होना चाहिए बाद में भी। तो उसके जो भी स्पीसीज वहाँ पर यूज हुआ है, जो भी एलिमेंट यूज हुआ है, उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ठीक है ना। वरना अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम नहीं है तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डील नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे क्वांटिटीज़ डिफाइन नहीं होगा थर्मोडायनेमिक का। ओके। फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम में हमने पढ़ा कि ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ एक्सचेंज नहीं होता है, नथिंग, कुछ एक्सचेंज नहीं हो, ना ही मास, ना ही एनर्जी, ना ही मोमेंटम, ना ही एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि क्लोज सिस्टम क्या है, तो क्लोज सिस्टम में अपने को पता चला कि ऐसा सिस्टम जो मास तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी था, मोमेंटम था और एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सचेंज कर सकता है। और फिर हमने बात किया ओपन सिस्टम के बारे में। जो ओपन सिस्टम में क्या था, कि ओपन सिस्टम में हम लोग कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, मास, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे टेम्परेचर स्केल्स वगैरह के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।